नमस्कार बच्चों, कल के व्याख्यान में हमने विद्यानिवास मिश्र की निबंध शैली पर चर्चा की थी और यह देखा था कि मिश्र जी ने अपने निबंधों में प्रमुखतः किन किन शैलियों का प्रयोग किया है। आज हम अपने इस व्याख्यान में उनका जो संकलित निबंध है जिसका शीर्षक है भारतीय कला दृष्टि, उस पर बात करेंगे। जैसा कि बच्चों मैंने कल आपको बताया था कि श्री विद्यानिवास मिश्र नई पीढ़ी के निबंधकार हैं, अग्रणी निबंधकार हैं। उनके जो निबंध संग्रह हैं वो इस प्रकार हैं: चितवन की छाह, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन। बच्चों, इन शीर्षकों को आप अवश्य याद करें, क्योंकि परीक्षा में जो सेक्शन ए है उसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि मिश्र जी के किन्हीं भी 2 निबंध संग्रहों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको इन शीर्षकों के नाम लिखने हैं। दरअसल बच्चों, मिश्र जी के जो निबंध हैं उनमें उन्होंने अपनी ही जीवन की घटनाओं और चिंताओं का अंकन किया है और इसीलिए हम देखते हैं कि उनकी भाषा में उपमाएं और मुहावरे ज़्यादा नहीं हैं और जो भी आए हैं वो उनकी अपनी अनुभूतियों और अध्ययन के बाद आए हैं। मिश्र जी ने वर्तमान समस्याओं और साहित्यिक नवीनताओं पर अपने विचार इन निबंधों में रखे हैं और चूंकि राजनीतिक, साहित्यिक और सामाजिक समस्याएं उनके मन के अनुकूल नहीं हैं, अतः वे उन पर उपालंभ करते हैं, व्यंग करते हैं और विनोदात्मक ढंग से उस पर विचार भी करते हैं। उनके विचारों में हमें निर्भीकता दिखाई देती है और इसीलिए हम देखते हैं कि वो निसंकोच अपनी बात को लिख देते हैं। संकलित निबंध की अगर हम बात करें बच्चों, भारतीय कला दृष्टि की, तो यह जो निबंध है वो उनके निबंध संग्रह परंपरा बंधन नहीं से लिया गया है। परंपरा बंधन नहीं उनके निबंध संग्रह का नाम है, जिसमें जो हमारा यह निबंध है भारतीय कला दृष्टि वो संकलित है। यह भी आप अवश्य ही याद रखें। और जितने भी निबंध इस संकलन में हैं सभी वैचारिक निबंध है। मतलब भारतीय कला दृष्टि जो निबंध है हमारा वो वैचारिक निबंध की श्रेणी में आता है। विद्यानिवास मिश्र जी ने इसमें भारतीय और भारतीय उदार दृष्टि, उसकी व्यापकता और जाति निरपेक्षता की ओर ध्यान इंगित किया है। मिश्र जी की प्रतिबद्धता इस निष्कर्ष के प्रति है कि समूचा भारत और उसका समूचा चिंतन न केवल भारत के लिए है बल्कि सारी दुनिया के लिए है। जो प्रमुख संकेत इस निबंध से मिलते हैं वो इस प्रकार है कि भारतीय भाषा दृष्टि से व काव्य दृष्टि से भारतीय कला दृष्टि जुड़ी हुई है। मतलब भारतीय कला दृष्टि बिल्कुल अलग नहीं है बल्कि वो भारतीय काव्य दृष्टि और भाषा दृष्टि से भी जुड़ी हुई है। दूसरा, समस्त कलाओं की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है, यानी इसीलिए सारी कलाएं और साहित्य एक दूसरे से संबद्ध है क्योंकि उनका सभी का स्रोत एक है। तीसरा, भारतीय कला दृष्टि में योग धारणा का भी बहुत बड़ा महत्व है और योग का अर्थ है व्यष्टि चित्त का समष्टि के चित्त से जुड़ना। पांचवा, भारतीय कला दृष्टि निबंध का विषय का निषेध नहीं करती है बल्कि वो विषय को विभाव के रूप में देखती है, मतलब आधार के रूप में देखती है। भारतीय कला के मूल में शिव और शक्ति की साधना है और इसके साथ ही साथ भारत में कला की स्थिति गंगा के समकक्ष है।
जो जीवनदायिनी है और इसके साथ ही साथ लगातार प्रवाहमान रहती है। तो कुल मिलाकर लेखक ने भारतीय कला दृष्टि निबंध में समूचे विश्व के लिए प्रासंगिक बनाकर उसका महत्व का अंकन किया है। अब हम थोड़ा सा बच्चों विस्तार से इस निबंध को देख लेते हैं, क्योंकि ये जो निबंध है और सभी जो निबंध हैं वो उनमें से व्याख्या भी आएगी परीक्षा में, तो उसके लिए आपको निबंधों को समझना बेहद आवश्यक है। तो हम बात करते हैं कि मूल रूप से इस निबंध में विद्यानिवास मिश्र क्या लिखना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या अभिव्यक्त करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने सार अभी आपको बताया था, उसमें ये बात बताई थी कि भारतीय भाषा दृष्टि और भारतीय काव्य दृष्टि, इन दोनों की चर्चा करना बहुत आवश्यक है भारतीय कला दृष्टि को समझने के लिए, क्योंकि भारत में कला जो है वो काव्य निरपेक्ष बिल्कुल भी नहीं है। और यही कारण है कि चाहे चित्रकला हो, शिल्पकला हो, संगीत कला हो, नाट्य कला हो या काव्य हो, सभी कलाओं की अधिष्ठात्री देवी एक है और वो है सरस्वती माँ। सरस्वती जो सारस्वत साधना की प्रेरणा का स्रोत है। तो एक प्रकार से नाम और रूप सारे सृष्टि का पर्याय है। नाम जैसे मानो सूत्र है तो रूप उसका विस्तार है। ये जो निबंध है बच्चों, ये वैचारिक निबंध है, इसमें विचार तत्व प्रमुख है, इसीलिए थोड़ा सा विषय की दृष्टि से, अभिव्यक्ति की दृष्टि से आपको क्लिष्ट लग सकता है, लेकिन अगर आप गहनता से इसका अध्ययन करेंगे, गहराई से देखेंगे इसे, तो आपको समझ में आएगा। एक और बात जो मिश्र जी इस निबंध में अभिव्यक्त करते हैं वो ये कि भारतीय कला दृष्टि में भाषा की दृष्टि से अमूर्तता के अलावा एक दूसरी चीज़ और है, और वो है योग की धारणा। अब योग क्या होता है? योग का अर्थ होता है बच्चों जुड़ना, एक का दूसरे से जुड़ना। और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं साहित्य के संदर्भ में, तो उसका मतलब होता है व्यष्टि चित्त का समष्टि चित्त के साथ जुड़ना, व्यक्ति का समाज के साथ जुड़ाव। तो आज की भाषा में व्यक्ति का समाज से, देह का विधेय से जुड़ना, कलाकार का कला के सहृदय भावक से जुड़ना, यही योग है। दूसरी बात है अपनी चित्त वृत्तियों को बाहर से खींच करके भीतर लाना, और फिर भीतर के प्रकाश से न केवल अपने इंद्रियों को, बाह्य शरीर को, बल्कि पूरे परिवेश को आलोकित करना। तो बच्चों इसका अर्थ हुआ कि कला सृष्टि लौकिक अनुभव का तिरस्कार नहीं करती, लौकिक अनुभव को बल्कि वो कला के अनुभव में ही परिणत कर लेती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जैसा मैंने पहले भी बताया था कि कला विषय का निषेध नहीं करती है, बल्कि विषय को विभाव के रूप में देखती है। और बच्चों आपको मालूम है कि विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। और प्रकृति को उद्दीपन विभाव मानना, जैसा कि शुक्ल जी ने उसका अपमान समझा था, लेकिन मिश्र जी इस बात को यहाँ पर अपने इस निबंध में खारिज करते हैं और इसे उपयुक्त ठहराते हैं। इस निबंध को आज हम यहीं पर समाप्त करेंगे और जो शेष अंश है निबंध का उसे हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। धन्यवाद।